नमस्कार दोस्तों, इन्फो वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट। इससे पहले हम सारे पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं और वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे सारी PDFs अपलोड कर दी जाती हैं ताकि आप बाद में उस क्वेश्चंस को आराम से अच्छे से सॉल्व कर सकें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति के बारे में। ठीक है, तो पहला कथन है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग DOP ने हाल में राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 के मसौदा पर दृष्टिकोण पत्र जारी किया है। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है, 10 से 12% की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी के साथ 100 से 300 अरब डॉलर की आकार का मेडटेक उद्योग विकसित करना इसका उद्देश्य है। तो ये कथन भी सही है। इसके दोनों ही कथन सही हैं। चिकित्सा उपकरणों के इस उभरते क्षेत्र को लोकप्रिय और मेडटेक सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, जो चिकित्सा उपकरण है इसके उभरते क्षेत्र को लोकप्रिय रूप से मेडटेक सेक्टर कहा जाता है। 2025 तक इस क्षेत्र के बाजार आकार के मौजूदा 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने की उम्मीद है। जो ये राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 है, इसकी परिकल्पना है कि 2047 तक हमारा देश NIPER की तर्ज पर कुछ राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण शिक्षा और अनुसंधान संस्थान वाला होगा। मेडटेक 25 सर्वोत्तम फ्यूचरिस्टिक तकनीकों का केंद्र और जननी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही रोजा बोनहेर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है फ्रांसीसी चित्रकार से। 16 मार्च को गूगल ने फ्रांसीसी चित्रकार रोजा बोनहेर का 200वां जन्मदिन बनाने के लिए एक डूडल बनाया। रोजा बोनहेर का जन्म 16 मार्च 1822 में फ्रांस के बोर्डो में हुआ था। उन्होंने अपने पिता से चित्रकारी की कला सीखी थी। एक पशु चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में बोनहेर को 1840 के दशक में प्रसिद्धि मिली और 1853 में बोनहेर ने अपनी पेंटिंग द हॉर्स फेयर के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की, जिसमें पेरिस के आयोजित घोड़े के बाजार को दर्शाया गया था। उनके सबसे प्रसिद्ध काम के रूप में यह पेंटिंग न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में प्रदर्शित है। इस प्रसिद्ध पेंटिंग का सम्मान करने के लिए फ्रांसीसी महारानी यूजनी ने 1865 में देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार में से एक बोनहेर द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कौन सा कथन सही है इसमें ये पूछा गया है। तो पहला कथन है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ग्लोबल इंटरकनेक्टेड सोलर पावर ग्रिड का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होगा। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है, इसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP26 में भारत और UK द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। तो ये कथन भी सही है। तो इसके दोनों ही कथन सही हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यह एक वैश्विक इंटरकनेक्टेड और ऊर्जा ग्रिड का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होगा जो सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा की विश्वसनीय
लचीली और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा स्टेशन, पवन फार्मों और रूफटॉप सौर एवं सामुदायिक ग्रिड के साथ ग्रिड को जोड़ता है। ठीक है। भारत और ब्रिटेन ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की अवधारणा द सन नेवर सेट्स यानी सूरज कभी अस्त नहीं होता और यह किसी भी भौगोलिक स्थान पर विश्व स्तर पर किसी भी समय स्थिर रहता है के विचार पर जोर देती है। ठीक है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना भारत द्वारा सह स्थापित अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का लाभ भी उठा सकती है, जिसमें वर्तमान में तकरीबन 80 देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्वतमाला योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, इसका उद्देश्य केवल सैनिकों की आवाजाही के लिए पहाड़ी क्षेत्र में संपर्क में सुधार करना है। तो ये कथन गलत है। इसका उद्देश्य आवाजाही के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में संपर्क में सुधार करना नहीं है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के सुधार के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला की घोषणा की है। तो ये पहला जो कथन है वो हो जाता है गलत। ठीक है। दूसरा कथन दिया हुआ है, सीमा सड़क संगठन BRO इस योजना की नोडल एजेंसी है। तो ये कथन भी गलत है। तो इसका उत्तर है ना तो 1 और ना ही 2। यह पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ यात्रियों हेतु कनेक्टिविटी और परिवहन सुविधा के सुधार करने के लिए संबंधित है। ये योजना वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू की जा रही है। ठीक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास इस क्षेत्र में रोपवे और वैकल्पिक गतिशीलता समाधान प्रौद्योगिकी के साथ साथ निर्माण अनुसंधान एवं नीति के विकास की जिम्मेदारी होगी, BRO के पास नहीं होगी। ठीक है। इसलिए दोनों ही कथन इसके गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा फॉकलैंड द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो ये स्थित है अटलांटिक महासागर में फॉकलैंड द्वीप स्थित है। फॉकलैंड द्वीप के 2 मुख्य द्वीप हैं, ईस्ट फॉकलैंड और वेस्ट फॉकलैंड। ये लगभग 200 छोटे द्वीपों का हिस्सा है। फॉकलैंड द्वीप समूह की सरकार दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह से ब्रिटिश समुद्र पारीय क्षेत्र का भी संचालन करती है, जिसमें शैग और क्लर्क चट्टानें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन आहट हाल ही में चर्चा में रहा है, निम्नलिखित में से किस विषय से ये संबंधित है। तो ये संबंधित है मानव तस्करी से। ठीक है। ऑपरेशन आहट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कौन सा कथन सही है ये इसमें पूछा गया है। तो पहला कथन है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। तो ये कथन गलत है। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। पिछले 5 वर्षों में 6.4% की दर के साथ डेयरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान करने वाली एकल सबसे बड़ा कृषि उत्पाद है। वित्त वर्ष 2022 में भारतीय डेयरी उद्योग ने 9 से 11% बढ़ाने की उम्मीद है। ठीक है। डेयरी क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान करता है और ये 8 करोड़ से अधिक किसानों को सीधा रोजगार देता है। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये कथन सही है। उत्तर प्रदेश 16.3% का योगदान देता है, राजस्थान 12.6% का, मध्य प्रदेश 8.5% का, आंध्र प्रदेश 8% का और गुजरात 7.7% का योगदान
देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन ओशन समिट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, इस समिट का आयोजन फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया था। तो ये कथन सही है। वन ओशन समिट का लक्ष्य है कि सामुद्रिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की महत्वाकांक्षा के सामूहिक स्तर को ऊपर उठाना और सम्मेलन के दौरान अवैध रूप से मछली पकड़ने, शिपिंग और डिकार्बोनाइज करने और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने की दिशा में प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है इसके सम्मेलन के दौरान। ठीक है, दूसरा कथन है, वन ओशन समिट 2022 में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन BBNJ शुरू किया गया है। तो ये कथन भी सही है। ये दोनों ही कथन सही हैं। BBNJ गठबंधन, जिसे उच्च समुद्र के शासन के रूप में भी जाना जाता है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में वार्ता के दौरान राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया हुआ है, उपकर करदाता द्वारा अदा किए जाने वाले मूल कर पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर होता है। तो ये कथन सही है। जो उपकर होता है वो राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए फंड एकत्रित करने हेतु लगाया गया कर होता है। दूसरा कथन है, उपकर सरकार के लिए राजस्व का एक स्थायी स्रोत है। तो ये कथन गलत है। जो उपकर है वो सरकार के लिए राजस्व का स्थायी स्रोत नहीं होता है। ये निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य को पूरा होने के बाद इसे बंद कर दिया जाता है। ठीक है, उपकर को सरकार द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर दोनों पर लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बहुआयामी तट रक्षक बल का खाका निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा तैयार किया गया था। तो ये तैयार किया गया था रुस्तम जी समिति द्वारा। यह रक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत एक सशस्त्र बल खोज और बचाव एवं समुद्री कानूनी प्रवर्तन एजेंसी है। ठीक है, रुस्तम जी समिति द्वारा एक बहुआयामी तटरक्षक बल के लिए दूरदर्शी खाका तैयार किया गया था। प्रभावी कमान एवं नियंत्रण हेतु भारत के समुद्री क्षेत्रों को 5 तटरक्षक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें शामिल हैं उत्तर पश्चिम, पूर्व, उत्तर पूर्व और अंडमान एवं निकोबार शामिल हैं। इनके मुख्यालय हैं वो हैं गांधीनगर में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं। ठीक है, तो ये थे आज हमारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।